अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से जो तवक्को की जा रही थी कि वो इंतखाबात की एक नई तारीख का कुछ दिन छोड़ के ऐलान कर देंगे, तो 30 अप्रैल से वो 14 मई के ऊपर ले गए पंजाब के इंतखाबात, और पूरा एक तफसीली शेड्यूल जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले के अंदर लिख दिया। ये एक तासुर मौजूद है कि ये इतनी तफसील के साथ शेड्यूल देना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डोमेन है। सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर इतनी तफसील में नहीं जाना चाहिए था। सिर्फ वो इलेक्शन कमीशन को हिदायत दे सकते थे कि क्योंकि 90 रोज़ की एक आइनी शर्त है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिविएशन किए बगैर करीब तरीन जितना रह सकते हैं इंतखाबात करवाना पाबंदी है। आप इसको 8 अक्टूबर तक मौखर नहीं कर सकते। यहाँ तक तो उनका रोल बनता था, लेकिन कब कागजात नामजदगी जमा होंगे, कब वो वापस होंगे, कौन सी तारीख होगी, इसके ऊपर पाबंद करना मेरे ख्याल में ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि स्कीम ऑफ इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसका ऐलान करता है। दूसरा एक मुतनाज़ा हैसियत है सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा बेंच की, जो 3 रुकनी बेंच है। ये 9 से शुरू हुआ था, फिर 2 के ऊपर इतराज़ात आए, उन्होंने ख़ुद को रिक्यूज़ कर लिया। 2 ने पहले इख्तिलाफ़ी नोट लिखे, फिर 2 ने इख्तिलाफ़ी नोट लिखे, फिर 3 का फ़ैसला आया, तो ये 4-3 वाला बेंच बन गया था। तो 4-3 के ऊपर ये तनाज़ा, अब हुकूमत कहती है कि 4-3 से केस जो है मुस्तरद हो चुका है, जबकि चीफ़ जस्टिस साहब ने आज जो फ़ैसला जारी किया उसकी रोशनी में उन्होंने कहा कि नहीं, ये 3-2 का केस है और 3-2 से इलेक्शन के ऊपर वो हुक्मनामा जारी कर चुके हैं। ये तनाज़ा तय नहीं हुआ अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद, क्योंकि हुकूमत इसको मान नहीं रही है। कैबिनेट ने ऑफिशियल, मेरे पास उनकी तहरीरी स्टेटमेंट नहीं है, मैं देखना चाहता था कि वो तहरीरी तौर पर रिजेक्शन का लफ्ज़ यूज़ करें। जैसे एक दफ़ा ट्वीट जारी की गई थी एक हमारे सिक्योरिटी इदारे के डीजी की जानिब से कि द नोटिफिकेशन इज़ हेयर बाय रिजेक्टेड, तो मैं देख रहा था कि आज कैबिनेट के इजलास के बाद काबीना भी हिम्मत दिखाया और कहे कि सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर इज़ हेयर बाय रिजेक्टेड, लेकिन वो मेरे पास तहरीरी हुक्मनामा नहीं, लेकिन काबीना के इजलास के बाद जो वुज़रा हैं, जो सीनियर लीडरशिप है पीडीएम की, उन्होंने तमाम रिपोर्टर्स को यही कहा है कि काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया। धुआंधार तकरीरें की कौमी असम्बली के अंदर जाकर, और आज क्या ही दिन है आज शहबाज शरीफ साहब को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत भी याद आई, क्योंकि 4 अप्रैल है। उस वक्त ये भुट्टो के साथी थे, लेकिन आज उन्हें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत याद आई है। बहुत ही मुतनाज़ा फ़ैसला था, कंट्रोवर्शियल फ़ैसला था, और हमारी जुडिशरी का एक फ़ैसला नहीं है सिर्फ जिसको हम कहें कि स्याह फ़ैसला है, लंबी फहरिस्त है स्याह फ़ैसलों की। 3 साल जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जुडिशरी ने दे दिए थे कि जाइए आप आइन में तरमीम कर लें। कभी कोई दुनिया की जुडिशरी में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि एक मिलिट्री डिक्टेटर को, जिसने इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया हुआ है, उसको जुडिशरी ने मोहर लगा के कहा कि जाइए 3 साल आप आइन में तरमीम जितनी करनी है कर लीजिए। 63A का फ़ैसला अभी हाल ही में मौजूदा अदलिया ने किया हुआ, मौजूदा चीफ जस्टिस ने किया हुआ है। 63A हमारे 73 के आइन के अंदर उसकी गुंजाइश नहीं बनती। कोई आइनी प्रोविजन नहीं है जिसके ऊपर उसको जस्टिफाई किया जा सके, मावरा आइन है। और एक जज ने उस बेंच के अंदर बैठे हुए इख्तिलाफ़ी नोट के अंदर लिखा था कि इट अमाउंट्स टू री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो दुरुस्त बात थी, उसके ऊपर रिव्यू पड़ा हुआ है, रिव्यू टेकअप नहीं होता। हमारे यहाँ ऐसे ही है, रिव्यू जिसका टेकअप करना हो वो टेकअप हो जाता है, जिसका ना करना हो नहीं टेकअप होता। जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने असखुद नोटिस के ऊपर एक फ़ैसला जारी किया था, 3 रुकनी बेंच था, 2-1 का अक्सरियती आए थे फ़ैसला था उसके ऊपर। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो फ़ैसले की हैसियत ही कोई नहीं है, एक सर्कुलर से उसको ख़त्म कर दिया। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से मैनेज हो रही है। माज़रत के साथ जजेस का बहुत एहतराम है, क्योंकि इससे बड़ी अदालत पाकिस्तान में है कोई नहीं। एक सर्कुलर के ज़रिए उस ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया। आज उस 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले को ख़त्म करने के लिए नया 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया, उसने उसके फ़ैसले को ख़त्म किया। तो हम क्या कर रहे हैं अदलिया के साथ और पाकिस्तान के साथ, मैं समझने से कासिर हूँ। अभी से थोड़ी देर पहले नवाज़ शरीफ ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने जस्टिस उमर अता बंदयाल, जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, और दूसरे उनके साथी जज साहब जो है इसी बेंच में, जस्टिस एजाजुल हसन, उन दोनों का नाम लेकर कहा कि उनके ख़िलाफ़ वो फ़ैसले करते रहे। उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले आना बुरी बात नहीं है, मेरे ख़िलाफ़ आए या किसी के ख़िलाफ़ आए, ये बात गैर कानूनी नहीं है। गैर कानूनी बात तब है वो कानून से मावरा होकर फ़ैसला या आइन से मावरा होकर फ़ैसला किया जाए। नवाज़ शरीफ की जिस केस में डिसक्वालिफिकेशन हुई थी, हम सब ने पनामा पेपर्स को बड़े ज़ौक़ व शौक़ से रिपोर्ट किया था और बड़े दिल लगा के उसके ऊपर काम किया था। 444 लोगों के नाम थे, और मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि शायद एक ऐसा मौका तारीख़ में आ गया कि पाकिस्तान में तहकीकात होंगी कि ये पैसा कैसे लूट के पाकिस्तान से बाहर ले जाया गया, इन लोगों ने कैसे जायदादें बनाई, और एक तरीक़ाकार होगा, एक फ़ोरम वज़ा होगा, और उसके नतीजे में पूरी मनी ट्रेल किस तरीके से पाकिस्तान से मनी लॉन्डर की जाती है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। लेकिन इंतहाई मुतनाज़ा तरीके से
एक अकाउंट रिसीवेबल की बुनियाद के ऊपर, जो एक इकामा उन्होंने अपना दुबई का बनवाया हुआ था, उसमें 10,000 दिरहम का अकाउंट रिसीवेबल लिखा हुआ था जो उन्होंने अपने बेटे से लेना था, उसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक मुंतखब वज़ीर आज़म को डिसक्वालीफाई करके घर भेज दिया। इससे ज़्यादा मुतनाज़ा फ़ैसला भी पाकिस्तान की तारीख़ में कोई नहीं हो सकता। दुरुस्त फैसला था ही नहीं, इसकी गुंजाइश ही कोई नहीं थी। फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का सिलसिला शुरू होता है, तो जज अरशद मलिक की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आती है। मैंने इसके ऊपर आज से कुछ अर्सा पहले, शायद साल, 1.5 साल, 2 साल पहले एक प्रोग्राम किया था और पूरी तहकीक के बाद बताया था कि जज अरशद मलिक को कैसे कैसे किस किस ने एक्सप्लॉइट किया। उसके ऊपर मुझे FIA के काउंटर टेररिज्म विंग का नोटिस आ गया था और मैं आज उसको दोबारा कहता हूँ कि जज अरशद मलिक को एक्सप्लॉइट करने में नून लीग भी शामिल थी, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी। वज़न इस्टेब्लिशमेंट का ज़्यादा था, इस्टेब्लिशमेंट ने अपना वज़न डाल के उसके ऊपर फ़ैसला नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ले लिया। उसकी एक 30 साल पुरानी वीडियो थी, उस वीडियो को बुनियाद बनाकर उसको ब्लैकमेल किया गया। दोनों का ख्याल ये था, नून लीग का, कि उनका बंदा है, उनकी तरफ जाएगा, उनका फ़ैसला देगा, लेकिन दूसरी पार्टी जो तगड़ी थी उसने अपने हक़ में फ़ैसला ले लिया। मेरी जो तहकीकात थी उसकी रोशनी में 2 बड़े पावरफुल पर्सनालिटीज़, एक अदलिया से मुंसलिक और एक इस्टेब्लिशमेंट से मुंसलिक, उनकी निशानदेही होती थी कि वो इस चीज़ को मैनेज कर रहे थे। अब ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। सब लोगों के नाम लूँ तो कोई मुझे कंटेम्प्ट में बुला लेगा, कोई किसी और नोटिस में बुला लेगा, कोई कहेगा कि आपने एक इदारे के ख़िलाफ़ बात कर दी है, लेकिन ये इस तरीके से पाकिस्तान में फ़ैसला साजी हो रही है। ये जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के साथ, दुरुस्त नहीं हो रहा। आइनी तौर पर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना एक आइनी शर्त है और इतना वाज़ेह है इसके ऊपर कि इसके ऊपर इबहाम ही नहीं है। लेकिन मौजूदा हुकूमत की बातें सुने तो लगता है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान में क़यामत नाज़िल हो जाएगी। तो कोई तरीका दुरुस्त नहीं है, कोई एक लड़ाई वाली कैफियत मौजूद है जिसमें हेड ऑन कोलिजन होनी है। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच जिसने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसले को एक तरफ रख दिया, वो आज खुद नोटिस का उन्होंने कहा कि हम तफसीली फ़ैसला जारी करेंगे। एक आम तासुर ये है, एक बड़ा क्लियर, इस्लामाबाद के हर हलके में हर सियासी जमात के रुकन को ये बात मालूम है कि उनकी लीनिंग चीफ जस्टिस साहब के साथ है और वो एक ख़ास स्कूल ऑफ थॉट की नुमाइंदगी करते हैं। बाकी के जो 10 जज हैं वो दूसरी तरफ बैठे हुए हैं, जिसमें सीनियर मोस्ट जजेस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस अतर मनीला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंदो खेल, तब सब लोगों के आप नाम ले सकते हैं, वो दूसरी तरफ खड़े हैं। क्या ये दुरुस्त रविश है? क्या उस अदलिया के वकार के ये मुनाफी नहीं है कि अदलिया की तकसीम इस तरीके से नज़र आए कि ये उसका जज है, ये उसका जज है? जज तो जज होता है, कानून, इंसाफ और आइन के मुताबिक फ़ैसला देने वाला। तो सूरत हाल ये है। और शायद नून लीग के पास, मैं इसको बड़े मजाक में चंद दिनों से, चंद हफ्तों से नून लीग के बहुत से लोगों को कहता था कि वो मरियम को चाहिए कि अपने चचा की कुर्बानी दे दे, क्योंकि हुकूमत तो उससे चलती नहीं। लेकिन शायद वो मौका आ गया है कि PMLN को एज ए स्ट्रेटजी डिफाइंस दिखानी है अगर अदलिया के ख़िलाफ़, तो उन्हें शहबाज शरीफ की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल है कि उनके पास कोई पॉलिटिकल ऑप्शन है। अभी जो नवाज़ शरीफ ने तकरीर की है उसके बाद मुझे लगता है शायद वो इसी के ऊपर काम कर रहे हो। मैं तो इसको मज़ाहिया अंदाज में लेता था कि इनसे हुकूमत नहीं चलती, महंगाई ऊपर है, बेरोज़गारी ऊपर है, सियासी तौर पर बयानियाँ देखें तो इमरान का बिक रहा है, तो ये हुकूमत लेके मज़े क्या कर रहे हैं, सिवाय केस माफ़ करवाने के इनके पास तो कुछ है ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अब डिफाइंस दिखाने के लिए नवाज़ शरीफ को शायद अपने छोटे भाई की कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो आज प्रोग्राम में शुरका हैं उनका आपसे तारुफ़ करवा दूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ हैं आबिद शेर अली साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और शुएब शाहीन साहब मारूफ माहिर कानून है। आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। शहबाज साहब ने आज, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उनको याद आई है, ये जनरल ज़िया के साथी थे शहबाज साहब भी और बड़े मियाँ साहब भी, लेकिन क्योंकि आज उन्होंने असम्बली में तज़किरा किया तो मैं दिखाना चाहूँगा। दिखाइएगा। आज 4 अप्रैल है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर आज ही की तारीख को हुआ। और आज 4 अप्रैल को इलेक्शन के हवाले से जो पिछले 72 घंटे में कार्रवाइयाँ हुई, आज फिर एक मरतबा 4 तारीख को अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। आबिद साहब, क्यों नहीं एक दफ़ा सियासतदान ये तय कर लेते कि ना हमने कंधा इस्तेमाल करना है इस्टेब्लिशमेंट का, ना ये तेरा मेरा जज करना है, जमहूरियत है इसकी राह में, फिर जान जाती है तो जाए, लेकिन किसी असूल और ज़ाब्ते की खातिर जाए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने सही फरमाया। और कॉज होता है पॉलिटिक्स के अंदर, हमारा कॉज पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करना है। लेकिन जब आप पार्लियामान के ऊपर हमला हो, पार्लियामेंट के रास्ते में कभी आप धरने दें, कभी चाइना की
कि सदर ने आना हो तो आप धरने दें, धरने के फैसलों में फिर जज साहब आपका फैसला देते हैं तो आप उनके ख़िलाफ़ विक्टिमाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। और विक्टिमाइजेशन में ये होता है कि सदर का बाजू पकड़ के काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर कर दिया जाता है। रेफरेंस में उनकी बीवी को बार बार उनको आना पड़ता है और उनको अपने एसेट्स डिक्लेयर करने। फिर ये तो कानून सारे ऑनरेबल जजेस पर लागू होता है मलिक साहब, और मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट को बाईपास करना, और जिस तरह मैंने आज देखा, हम तो पहले कहते कि 4-3 का फैसला है और वो भी 4 ऑनरेबल जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो कोई और कोर्ट के जजेस नहीं है। जैसे आपने कहा कि यही फोरम है जिस पर पाकिस्तान के लोगों का इत्मीनान है, लेकिन वो मुझे इत्मीनान धुंधला होता नज़र आ रहा है। इसकी बुनियाद साकिब निसार रख गया। साकिब निसार में आसिफ खोसा साहब थे और ये सारा सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं लेता मलिक साहब। बात ये है कि एक CCPO लाहौर का केस आता है, उसके ऊपर बैठ के फैसला, आपके पास CCPO का केस है और आप उसको उठाकर इलेक्शन के ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। इलेक्शन पर लेकर जाते हैं और उसके ऊपर 300 काफ़ी मुतअद्दिद ऑडियो लीक्स आती हैं जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब और जो जजेस शामिल थे बेंच में। देखें, रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं और आप जहाँ तो एक ही मतलब एक फवाद चौधरी साहब की आई मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से, और एक उसकी वो भट्टी साहब की आई जिसमें 2 और जजेस के नाम थे। केस रवाना की ये पंजाबी का अंदाज है चौधरी साहब का। तो ये मलिक साहब जब हर सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से ये एलामिया कहा गया, तमाम मुतअद्दिद बारों की तरफ से कहा गया जी आप फुल कोर्ट एक बेंच तश्कील दें ताकि पाकिस्तान की जो सिमत है उसका तयन किया जाए। लेकिन आप मैं ना मानूं वाली बात, आज फिर वो डिवीज़न साफ नज़र आ रही है। जिस तरह फ़ाइज़ ईसा साहब के फैसले को रोंदा गया और उस तरह 5 मिनट के अंदर उसको फैसला कर दिया गया, और जो वहाँ पे जजेस थे उनके देखें, आपको रिजर्वेशन है बहुत ज़्यादा, हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे ख़िलाफ़ फैसले हुए हर बेंच में। देखें, बाकी भी जो आपने ऑनरेबल जजेस का नाम लिया है, क्या वो कानूनी जज नहीं है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं है? क्या वो सीनियरिटी में किसी से कम है? तो फिर ये आप तकसीम पैदा करके पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी हुई हैं आपने मलिक साहब। मेरी बात याद रखिएगा, आज इसको मैं आपको विटनेस बना के, पाकिस्तान की कौम सुन रही है आपके तवज्जुह से, आपने पाकिस्तान की बुनियादें हटा दी हैं। मैं नहीं कहता कि आप मेरे हक़ में फ़ैसला करें, मैं नहीं कहता कि आप ABC शुएब साहब के हक़ में फ़ैसला करें। आइन और कानून जो कहता है आप उस पर अमल दरामद हो। मैं यही चाहता हूँ कि आपने कहा, देखें कोई वीडियोस आती हैं, जजेस के बच्चे हैं PTI में, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात अगर बाहर की दुनिया में ऐसा होता है क्या जज उस बेंच का हिस्सा बनते हैं जिनके बच्चे PTI में शामिल हैं, जिनकी वीडियोस आ रही हैं कि ये किसी महज़ब सोसाइटीज़ में होता है मलिक साहब। लिहाजा जब आप हम पर वार करते हैं तो हम कोई बात करें तो कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आ जाते हैं। तो जब एक आज़ादी राय है, जब आप फैसला देते हैं तो मेरे पास एक लिबर्टी है कि मैं उसको अपने अल्फाज में एक दायरे में रहकर उसको क्रिटिसाइज करूँ। शुएब साहब से भी पूछते हैं आखिरी मैं कहने का मकसद ये है कि जो 4-3 का फैसला आया मलिक साहब, वो 4 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस थे, जो जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अगले चीफ जस्टिस होंगे, तो ये जो डिवीज़न आपने खड़ी कर दी है 10 और 6 की जो आप बताए, तो ये पाकिस्तान की उस आज़ाद अदलिया के जिसका ताने माने लोग कहते थे जी अदलिया, तो वो बुनियाद पाकिस्तान का सुतून हिल गया। मैं आपको वो तो हिल गया जी, वो तो हिल गया सर। 4-3 है या 3-2 है? आपने तकरीरें लॉ मिनिस्टर की सुनी होंगी आज। मैं तो समझता हूँ कि आज पूरे पाकिस्तानी अवाम को, 22 करोड़ अवाम को खुशखबरी होनी चाहिए कि आज आइन, कानून और जमहूरियत की फतह हुई है। क्योंकि अगर आज सुप्रीम कोर्ट, माजी की बातों में अगर हम जाएंगे ना, अदलिया तहरीक से पहले वाली, तो माजी की तारीख़ जुडिशरी की बहुत बुरी है। जिस तरह सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी
और हमारे सियासतदान और जुडिशरी मिल के इस मुल्क के साथ और इस आइन के साथ खिलवाड़ किया है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सर जुल्फकार अली भुट्टो से शुरू कर लें, पुराने ना जाए वो नजरिया के ऊपर, और 63 तक आ जाए। से शुरू करता हूँ और मैं 54 से शुरू करता हूँ। तो सर नजरिया से शुरू कर लें। केस नजरिया ज़रूरत का इजाद किया, वहाँ से शुरू कर लें। 200 केस हुआ, 63 तक आना पड़ेगा आपको। नहीं, मैं 63 भी उसी में पे आता हूँ ना, मैं मुझे गुजारिश दे 63 दुरुस्त फैसला नहीं। नदीम भाई आप मुझे बहुत इंटरफेयर करते हैं, एक बात मैंने देखी है, मुझे आप बात करने दें। आप लॉ एक्सपर्ट हैं ना, आपसे हम समझते भी हैं, समझते नहीं आप, माशाल्लाह हमसे भी ज़्यादा समझते हैं। लेकिन मैं एक बताऊँ, इंडिया ने आइन बनाया 1950 में, हमने पहली दफ़ा बनाया 56 में, 58 में माशाल्लाह लगा के उसको जुडिशरी ने वैलिडेट कर दिया 200 केस में, और उससे पहले मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में नजरिया ज़रूरत ईजाद कर लिया। 62 में आइन बना, वो भी लूड़ा लगड़ा सा जमहूरी निज़ाम वाला। वो तो रिवर्स हो गया था ना जी। रिवर्स नहीं हुआ ना जी, वो रिवर्स हुआ 1956 वाले आइन को 62 में हमने उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया ना, मैं वही कह रहा हूँ, उसकी शक्ल बिगाड़ दी, शक्ल बिगाड़ दी। अब उसके बाद क्या हुआ, चले जैसा तैसा भी था, आइन था, उसके मुताबिक फिर मार्शल लॉ लगा, याह्या खान ने उसको 59 में उसको ख़त्म कर 69 में उसको ख़त्म कर दिया। 73 का आइन बना, मुतफ़िक़ा आइन, उसको ख़त्म कर दिया 77 में। फिर आते हैं मुशर्रफ की तरफ, मुशर्रफ ने 2 मार्शल लॉ लगाए, एक 12 अक्टूबर वाला और दूसरा 3 नवंबर 2007 वाला। ये सारी खराबियां लेके हमारे लोग शहीद हुए, हमारे लोगों पे तेजाब डाले गए, हम लोग जेलों में गए, हमारा माशी कत्ल हुआ। वो कौन लगाता रहा उसको, वैलिडेट कौन करता है? मैं उस पर आता हूँ, उनका नाम लेना बताएं। ज़ाहिर है, मैंने कहा ना आपको, आते साथ ही कहा किन किन लोगों का किरदार है। सुप्रीम कोर्ट के जज मोहर लगाते रहे। सुने ना, मैं आपको कहता हूँ ना, चीफ जस्टिस साहब जब ज़ियाउल हक के ज़माने में वो जब गए ना, और आखिरी दिन रात को खाना खाने, शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब ने उनको पूछा कि जनाब आपने इसमें आइन की तरमीम डाल दी है? उन्होंने कहा जी नहीं डाली। उन्होंने कहा कि फिर हमें आपको फारिग करना पड़ेगा। वो भागम भाग आए और वो लिखी हुई जजमेंट के अंदर हाथ से लिख दिया कि जनाब आइन में तरमीम की इजाज़त भी दी जाती है। ये तो बाजी में रहा है, हम मानते हैं। 3 और साल इसी ने एक मिलिट्री डिक्टेटर को, उस बेंच में इफ्तिखार चौधरी साहब भी शामिल थे, इन्होंने बाकी जजेस का नाम लिया, इफ्तिखार चौधरी साहब का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा 3 साल जितनी मर्जी तरमीमें करें। गलत था, गलत था ना। मैं उस तरफ आ रहा हूँ। आज क्या था, आज थी 2 बातें। आज थी मार्शल लॉ नहीं है, नंबर 1। आज आइन आपका मुअत्तल नहीं है, नंबर 2। आज सिविलियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अगर आज के ज़माने में, आज अगर नजरिया ज़रूरत जिंदा हो जाता, जज थे, नजरिया ज़रूरत अगर जिंदा हो जाता, तो मैं समझता हूँ कि हम सब के सर शर्म से झुक जाते। सर नहीं झुकना चाहिए। आइन नहीं सर, जमहूरियत और कानून की फतह। नजरिया ज़रूरत आज भी जिंदा हुआ है, आप इसको नहीं मानेंगे। मैं नहीं मानता। मैं बताता काजी फायज़ इसाक के फैसले को एक सर्कुलर के जरिए कैसे रोका गया? वो नजरिया ज़रूरत नहीं इजाद हुआ। नहीं, मैं उसको आज 6 रुकनी बेंच दोबारा बना के उसको खत्म कर दिया। इसलिए सर्कुलर क्यों जारी किया? एक आइन के मुताबिक सर्कुलर क्यों जारी किया? देखें, क्या नजरिया जरूरत नहीं है वो? नहीं, मैं बताता हूँ सर। जो 4 जजेस जिन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखे, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस अतर मनिल्ला, जस्टिस मंदो खेल, जस्टिस मंसूर अली शाह, वो 4 जज कम पढ़े लिखे थे, उनको आइन की कानून की समझ नहीं थी। अब आप सवाल कर लें, फिर मैं जवाब देता हूँ। मैं सर नहीं, मेरे सीरियस कंसर्न्स है, आप बताएं ना, मैं आपने एक खास स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करने वाले जजेस को बेंच से ही बाहर कर दिया, उनको करीब नहीं फटकने दिया। आपने उस जज को साथ रख लिया जो आपका ख्याल था कि आपके खिलाफ नहीं जा सकता। मुझे अब इसमें आधा मिनट दीजिए, 1 मिनट पूरा दीजिएगा विदाउट इंटरप्शन। कौन शुरू करें जी? 60 सेकंड। 9 मेंबर बेंच बना। सबसे पहले इतराज 2 जगहों से आया। ये कल ये क्लैरिफाई हुआ। ये जो कहा जाता था ना कि 2 जजेस ने रिक्यूज कर लिया, चीफ जस्टिस साहब ने वाज़े तौर पर कहा कि कोई रिक्यूजल का आर्डर दिखाएं, जुडिशल आर्डर होता है। कोई 2 जज ने रिक्यूज नहीं किया। 9 मेंबर बेंच ने 27 लोगों को, इसी बेंच के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए सवाल पैदा हुआ कि कोर्ट के अंदर लिखवाया हुआ फैसला और है, तहरीरी ऑर्डर और मुझे आप हुआ कि नहीं? मेरा आपने 1 मिनट नहीं दिया मुझे। हुआ कि नहीं सर? इसी सुप्रीम कोर्ट के जज से सवाल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने कल इसको क्लैरिफाई किया। सर कोई क्लैरिफिकेशन दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सवाल हुआ कि तहरीरी ऑर्डर किधर है? नदीम साहब 27/2 का ऑर्डर कल पढ़वाया गया अटॉर्नी जनरल से, जिसमें 9 के 9 मेंबर ने लिख के दिया कि आप नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करो। जब नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ, उसमें 5 मेंबर बेंच थे और उससे पहले 2 जज साहिबान। सर आज प्रोग्राम जब खत्म होगा ना, तो
मैं आपको चारों जजों के खिलाफी नोट पढ़ाऊंगा और फिर मैं कहूंगा मेरे पास है, मैं ये चारों जज जो हैं ये इतने गलत हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में कोई गलत नहीं होता। देखें, इंटेलेक्चुअल्स के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अच्छे काम के लिए हुआ करती है और होनी चाहिए। कौन करता है? 4 डोमिनेट करता है या 3 डोमिनेट करता है? देखें, पॉजिटिव साइड पे जब जाएंगे, ये 4/3 के झगड़ों को अभी आप छोड़ दें। एक मिनट से मैं बात करें, देखें एक इसको कर लें। एक चीज जो आइन के अंदर वाज़ेह है, उसके ऊपर चीफ जस्टिस दुरुस्त है, जहां पे उसको चीफ जस्टिस को मुकम्मल सपोर्ट करनी चाहिए, वो ये है कि आइन कहता है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराओ, वहां पे वो गलत नहीं कह रहा। मलिक साहब, तकसीम है कि पहले हाई कोर्ट को सुनना था कि पहले सुप्रीम कोर्ट को सुनना था, सो मोटो दुरुस्त लिया कि गलत लिया, वो तकसीम है। वो फोरम जो हाई कोर्ट से शुरू होना था, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जुरिसडिक्शन है। शुएब साहब, आप भी कानूनी माहिर हैं, ज़रा मुझे भी इस पर आप गाइड कीजिएगा। मर्दमशुमारी की रिपोर्ट आ रही है 3-4 दिनों के अंदर मलिक साहब, उसमें डिलिमिटेशन 30 अप्रैल तक जब भी होगी, 5-6 दिनों में आ जाती है। अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि गैर आइनी तौर पर 2 सूबों में आप 2018 की लिस्टों पर इलेक्शन करा दें और वही आगे कौमी असम्बली और 2 सूबों में आप नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करा दें? वो तो गैर कानूनी वैसे हो जाएगा मलिक साहब, इलीगल इलेक्शन प्रोसेस होगा, उसको बिल्कुल किसी किस्म का आइनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। जो ये एक्सरसाइज की जा रही है, मुझे नहीं पता कि किस चीज़ की जल्दी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि इलेक्शन की क्या जल्दी है। सुप्रीम कोर्ट का कसूर नहीं है, 90 रोज आइन में लिखा हुआ है। मेरी अर्ज सुन ले, जो काम गलत है वो गलत कहूंगा, इलेक्शन कमीशन ने, अब मुझे बताएं, ये आईनी चीज है, सुन ले, आईनी चीज है। अगर ये अब मर्दमशुमारी की रिपोर्ट आ जाती है तो 4 माह लगते हैं डिलिमिटेशंस पे, नई हल्की बंदियों के इलेक्शंस हो रहे हैं जो कानूनी तौर पर होने हैं इलेक्शन 5 साल की असम्बलियों के लिए। आप मुझे बताएं कि सूबा पंजाब में उन्हीं हल्कों में कौमी असम्बली के इलेक्शंस भी होने हैं, सूबाई के हो जाएंगे, पुरानी हल्का बंदियों और कौमी के लिए नहीं हो जाएंगे। कैसे हो सकता है? ये सवाल आपका दुरुस्त है, लेकिन इसका हल ये भी बता दें, इसका हल आप लोगों ने ढूंढना सर, इसका हल आप सियासी लोगों ने पार्लियामेंट को ज़िबा कर रहे हैं, आप ऊपर से कह रहे हैं हल ढूंढे, आप इसका हल आपने ढूंढा, आप हल ढूंढा है तो वो कहते हैं जी कि हम किसी फैसले को नहीं मानते। पार्लियामेंट को आज कैसे ज़िबा किया उन्होंने, कैसे ज़िबा किया पार्लियामेंट? ये जो आईनी तौर पर जो पार्लियामेंट का फैसला है, जो फिर उसके बाद 134 का उनका कादी फाइज ईसा साहब का फैसला है, तो वो उठा के फेंक दिया। मेरा कहने का मकसद है कि ये जो लड़ाई तकसीम की शुरू होगी है मलिक साहब, ये अच्छा नहीं है मुल्क के लिए। ये आप आइन आपको इजाजत नहीं देता आईनी तौर पर आईनी तरीके से फैसला करें, मनपसंदी के फैसले नहीं होने चाहिए। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं यही कि जो मर्दमशुमारी होनी है, मैंने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना उसी तो सर आप सियासी लोग तय कर लेते हैं सर, किसके साथ? सुप्रीम कोर्ट में तो इसने कूदना ही गलत किया है ना, ये तो आप सियासी लोगों का काम था, फैसला कर लेते। इलेक्शन कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आपस में सियासी फैसले करें, किसके साथ? पिछले हफ्ते भी करें। शुएब साहब किसके साथ करें? जो पार्टीज हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी। सर एक जवाब दे दीजिएगा, हुकूमत के तो वुज़रा को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। वुज़रा तो आई नहीं है, वो वकीलों नहीं आए ना, जब बाइकआउट करेंगे, बाइकआउट तो किया ही नहीं है। क्या जो ब्रेकिंग न्यूज के टिकट चलते हैं ऊपर आप कहेंगे मुझे आपके ऊपर एतमाद नहीं है, डिक्लेरेशन पढ़ाया गया, बाइकआउट कहां किया? बाइकआउट कहां किया? 2 दिन पुरानी उनकी स्टेटमेंट उठा लें। कहां पर? क्या ब्रेकिंग न्यूज का जो टिकट है में जा करके मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं, उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज की स्टेटमेंट पढ़े। जब जज साहब ने, मैं बताता हूं, कोर्ट ने कहा डिक्लेरेशन, वो अदालत में बैठे हुए, वो तो अदालत में बैठे हुए हमारे वकील, आप खबर को सुनते हैं, डिक्लेरेशन वापस लेकर आओ, आर्गुमेंट्स करो। लोगों एक वकील भी नहीं सुनेंगे। ब्रेक ले, झाड़ के बैठा देते हैं, ब्रेक ले ले, ब्रेक से वापसी पे इस पे और बात करते हैं, ब्रेक ले लेंगे। वेलकम बैक। नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 2 जजेस का नाम लेकर क्या कहा, दिखाइएगा। तो मैं समझता हूँ कि इन 3 जजेस का फैसला जो है, इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस आता बंदयाल साहब वो भी, और इसमें जो एजाजुल आजम साहब हैं वो भी, दोनों वो जजेस हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ फैसले दिए, मेरे खिलाफ फैसले दिए हैं। आज मेरे हक में फैसले क्यों देंगे? सीधी बात है। और ये 3 में से 2 लोग हैं, ये 2 लोग यानी कि मेरे खिलाफ बिल्कुल वो जालिमाना फैसलों का हिस्सा है, ये उसका सुओ मोटो नोटिस लिया। ये जो आपने अभी तफसील सुनी है, इसमें नवाज शरीफ कह रहे हैं कि ये 2 जजेस जिसमें चीफ जस्टिस
उमर अता बंदयाल और जस्टिस इजाजुल हसन है, इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस फाइल करने चाहिए। इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है, एक तो वो डिफाइंस दिखा के शहबाज शरीफ को कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं, जो मेरा ख्याल में इंटेंट है उनकी कि फुल डिफाइंस में जाएंगे। जो तकरीरें कर रहे हैं उसमें शहबाज शरीफ साहब का तकरीर के अंदर इतना गरजना मुमकिन नहीं होता, इसलिए वो दायमा से निकल जाते हैं, लेकिन उनकी सपोर्ट के लिए फिर लॉ मिनिस्टर आ जाते हैं, वो बोलते हैं, फिर बिलावल भुट्टो आ जाते हैं, वो आ जाते हैं। लेकिन जहाँ फेडरल गवर्नमेंट को बुलाया जाएगा तो आखिर में एक सिचुएशन आएगी जहाँ वज़ीर आज़म को जाके कहना पड़ेगा कि उन्होंने क्या करना है, क्योंकि 14 मई के इलेक्शंस ये PDM की मर्ज़ी और मंशा में शामिल नहीं है, वो डिफाइंस में जाएंगे। उससे पहले एक ऑप्शन इनके पास ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिव्यू में चले जाए, ये दूसरी ऑप्शन है। एक इन्होंने लॉ अमेंड किया हुआ है जिसके ऊपर सदर बैठे हुए हैं, सदर उसके ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे, वो भी घूम फिर के वापस आएगा, किसी स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, स्ट्राइक डाउन होगा, वो तीसरी स्टेज होगी लड़ाई की, उसको भी दोबारा पार्लियामेंट अप्रूव कर लेगी, तो लड़ाई यहाँ से चलेगी। और एक जो ऑप्शन सबसे ख़तरनाक वाली रह जाती है पीछे साइड के ऊपर, वो ये है जिसकी तरफ अभी नवाज शरीफ साहब ने इशारा किया, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वाला ऑप्शन ओपन नहीं है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस काजी फायजी साहब के ऊपर जब किया गया था तो उसमें बड़ी क्लियर अब जजमेंट है कि प्रेसिडेंट अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करेगा कि वो रेफरेंस बनता है या नहीं बनता, वो आरिफ अलवी साहब आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजने के लिए आपको उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस या कुछ ऐसी चीज़ साबित करनी पड़ेगी जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये क्लेम कर सकें कि वो जज रहने के काबिल नहीं है। मैं इसके ऊपर शोएब साहब आपसे पहले चाहूँगा, ये बराह रास्त क्योंकि नवाज शरीफ का स्टेटमेंट है, इसका मतलब है कि ये एक पॉलिसी के तौर पर टेबल पर ऑप्शन मौजूद है। अगर इन्होंने इन 2 जजेस के ऊपर जिनका नाम दिया गया, जस्टिस उमर अता बंदयाल और इजाजुल हसन साहब, इनके ऊपर रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भिजवाना हो तो उसकी क्या बुनियाद होगी? जैसे आपने क्लैरिफाई कर दिया, मिसकंडक्ट, करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस, इनके अलावा तो आप नहीं कर सकते कि जी मेरे खिलाफ फैसला दे दिया है तो लिहाजा, और जुडिशल वर्डिक्ट के ऊपर तो वैसे भी रेफरेंसेस नहीं होता। आपने एसेट्स बियॉन्ड मींस को साबित करना है, कोई करप्शन साबित करनी है, करप्ट प्रैक्टिसेस साबित करनी है, कोई मेलाफाइडी साबित करनी है, ऐसी कोई चीज़ें जो करप्शन में, और अगर कोई टैक्स मैटर भी हुआ तो भी अब FBR में, वो तो FBR में अब काजी फाइज हमारी जजमेंट में आ गया है, वो उसमें इसमें नहीं अनलेस के करप्शन, मिसकंडक्ट और करप्ट प्रैक्टिसेस एस्टैब्लिश हो जाए और उसकी एविडेंस हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो और ऑथेंटिक हो। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, वो कैसे तरतीब कैसे पाती है? चीफ जस्टिस उसका चेयरमैन होता है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ, लेकिन जब खुद चीफ जस्टिस के खिलाफ हो तो फिर सीनियर मोस्ट डिस्प्यूट है, इस पे डिस्प्यूट है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाली जजमेंट पर उन्होंने कह दिया था कि जो बाकी जजेस के मुतालिक तो अब ये हो सकता है लेकिन चीफ जस्टिस का मुतालिक नहीं, ये जो सुप्रीम कोर्ट वाली चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने उसको हेड नहीं किया था, उसको फिर दूसरे जजेस ने हेड किया, चूंकि उसको तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया था, जस्टिस भगवान दास और वो जस्टिस जावेद इकबाल, जस्टिस रमदे ने तो जजमेंट दी थी। वो जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि ये बाकी जजेस के ऊपर तो ये लॉ एप्लीकेबल है, चीफ जस्टिस सरबराह होता है उसके ऊपर, जो सीनियर मोस्ट होंगे उनके ऊपर आ जाएगी, नंबर 1 चीफ जस्टिस, सीनियर मोस्ट फिर फाइज ईसा होंगे, काजी फाइसा, तारिक मसूद, ये 3, और जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ द प्रोविंस होते हैं, जिसमें से शेख साहब हैं अली अहमद सिंध के और अमीर भट्टी साहब लाहौर के, जिनको अभी काजी फायजी साहब ने लेटर भी लिखा है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर के, जी वो जो, और जस्टिस तारिक मसूद, 2 खाता है ना, वो ये 5 जजेस का जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ये जुडिशल काउंसिल बन, ये जुडिशल काउंसिल, तो वो देखेगी कि मिसकंडक्ट है या प्रैक्टिसेस है या नहीं है, और उसके लिए कोई टाइम फ्रेम होता है नहीं, उसके लिए ये एक है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आएगा, एक तरीका है कि एनी अदर पर्सन, किसी के पास भी इंफॉर्मेशन हो तो कोई भी कंप्लेंट फाइल, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का तो ये रूट नहीं इख्तियार करेंगे ना, अली साहब भेजेंगे, तो ये जुडिशल काउंसिल में बराह रास्त जाएंगे, बराह रास्त भी कोई भी शख्स जा सकता है, उसके लिए कोई फेडरल गवर्नमेंट भी अप्रोच कर सकती है और कोई प्राइवेट सिटीजन भी कर सकता है। फेडरल गवर्नमेंट जाएगी तो फिर तो वो थ्रू प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जाएगी, तो प्राइवेट सिटीजन इंडिपेंडेंट पर्सन के तौर पर कोई भी शख्स जा सकता है अपनी जाती हैसियत में, जिसके पास एविडेंस हो, जिसके पास बार काउंसिल भी जा सकती है, बार काउंसिल भी जाती हैं और जा सकती है। क्या आप जाना चाहेंगे? नहीं, मैं क्यों जाऊंगा, मेरी नज़र में तो ये हीरो हैं ये जजेस, इन्होंने तो आइन और कानून की पासदारी और अमलदारी के ऊपर अमल किया है, और ये तो वो जजेस हैं जिन्होंने राय इसलिए रिकॉर्ड किया, हो सकता है कल आपकी राय बदल जाए। नहीं, अभी नहीं बदलेगी इंशाल्लाह। मैं तो ये समझता हूँ कि हम तो डर गए थे कि कहीं सुप्रीम कोर्ट कंप्रोमाइज ना हो जाए। इस वक्त मैं एक बात बताऊँ, 3 सवाल रखे कल इनके वकला ने बहस की, इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने, पॉलिटिकल पार्टीज के वकला को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना, जो मेरे ख्याल में काबिल इतराज था। बंदयाल साहब को इन्हें सुनना चाहिए था, फैसला जो भी करना था ये उनकी मर्जी मंशा थी, लेकिन ये कंडक्ट ऑफ ए पार्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो ये कहें कि हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है, तहरीक इंसाफ का कंडक्ट क्यों अच्छा लगा?
नहीं, उनका तो वो तो पटिशनर थे, वो तो आए थे, साइल थे, तो सिर्फ साइल तो कोई सिर्फ उन्हीं का कंडक्ट। उन्होंने कहा है कि हम आप पे मिसट्रस्ट करते हैं या हम आपका बाइकआउट करते हैं। बाइकआउट तो इन्होंने भी नहीं किया ना। बाइकआउट ना करना और मिसट्रस्ट करना एक ही बात है सर। नहीं, ये इंटरप्रिटेशन, मिसट्रस्ट करने का मतलब है कि हम ना आप सुने, सुप्रीम ना कोर्ट हम के आपके जज ऊपर इत्मीनाद करते हैं ना आपका फैसला। हमारे चैनल्स के ऊपर ब्रेकिंग टिकर्स चल रहे होते हैं, उन ब्रेकिंग टिकर्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकती। ये इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में ये बीमारी शुरू हुई थी, माजरत के साथ, बड़ा सख्त लफ्ज़ है, गलत बात है। मैं तो उसको वो हमारे टीवी चैनल्स के टिकर्स देख के तो ऑब्जर्वेशन दिया करते थे, तो मुझे लगा है कि उस बीमारी का असर अभी भी हुआ है। नहीं, मैं बाइकआउट जब तक ऑफिशियली फेडरल गवर्नमेंट जाके कर ना देती तो वो बाइकआउट नहीं था। उन्होंने ये पूछा, बाइकआउट फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर सकती ना, फेडरल गवर्नमेंट अटॉर्नी जनरल दोनों बैठे हुए हैं। फेडरल गवर्नमेंट से पूछा, अटॉर्नी जनरल से कि भाई आप बताएं, उन्होंने कहा ना हम बाइकआउट करेंगे, तो फिर वकीलों को क्यों नहीं सुना? नहीं तो फिर उनको सुना ना फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे को। नहीं सर, वकीलों को जो पॉलिटिकल पार्टीज के वकील हैं, दो मुख्तलिफ बातें मैं बताऊं, दो मुख्तलिफ अपने वकीलों को सुनो, दो मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन थी। नहीं, अपने वकील वाली बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल थे, अटॉर्नी जनरल से जो सवाल किया ना, मैं एक बात बताऊं, जो प्रॉब्लम आई है कि जहां सियासी जमातें चाहती थी फारूक नाइक को सुना जाए, अकरम शेख को सुना जाए, उनको नहीं सुना गया। आप बताएं क्यों नहीं सुना गया? आप लोगों का कहते हैं आइन इसकी कहां पे प्रोविजन देता है कि आप पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ पीटीआई है? नहीं, वो पार्टी सुन लेना जी, क्यों नहीं पार्टी? ये रेस्पोंडेंट नहीं थे। आपकी पीटीआई के वो तो साइल थे। आपके रेस्पोंडेंट को सुनना होता है, उसके बगैर फवाद को इजाजत दी जाती है बोले, आप असद उमर को खुल के इजाजत दी है बोली जाए, क्या वो फूफी के पुत्र है? आप वो थे ना, वो पटिशनर है यार। हम इसका मतलब है कि आप ही की पार्टी है, आप ही की अदालतें हैं, आप ही के मर्जी के फैसले हो। नहीं तो आप तो रेस्पोंडेंट भी बने भी नहीं थे अभी तक ऑफिशियली, एप्लीकेशन भी नहीं दी जमा करानी। कैसे नहीं दी? आपकी मर्जी। आप कहते हैं इम्प्लीटमेंट की दरख्वास्त भी नहीं दी। आप कहते हैं जी कि आइन के साथ खिलवाड़ नहीं, तो और कैसे आइन के साथ खिलवाड़ होता है? देखें, मैं आप हमारी बात नहीं सुनते। आप खत्म करें, मैं आपको 3 सवाल और जवाब बताता हूं। आपने बड़े जवाब दिए, मुझे तो हंसी आ रही थी थ्रू आउट। रमजान में कम से कम सच बोल दे, तभी तो हम वैसे भी सच बोलते हैं, रमजान में भी सच बोलते हैं। आइन के साथ और कैसे खिलवाड़ होता है? आप बाकी ऑनरेबल जजेस को सुनते नहीं है, 4-3 का फैसला आप मानते नहीं, और क्या आइन को, और आइन के साथ कोई इज्जत रह मैं बताता हूं, नहीं मैं बताता आप मुझे बताएं। और क्या आप इसके बाद करप्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? ऑडियो लीक्स आ रही हैं, वो कह रहे जी मेरा केस उठे ला दे, मेरा केस उठे ला दे, उसी तरह होता है जज, और उसी तरह होता है। सर वो जो ऑडियोज आई, एक सवाल है आबिद शेर अली साहब, एक आई परवेज लाई की ऑडियो जी, ठीक है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरा किस बेंच में केस लगवाना है। एक आई फवाद चौधरी की कि वो ट्रक खड़ा है आपके लिए अदालत के बाद। फिर वो भट्टी साहब, वो कौन से हैं, वो उनके जो सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने उन ऑडियोज की फोरेंसिक की रिपोर्ट की तरह करवानी चाहिए, तो अदालतों ने करवानी। नहीं, आप फेडरल गवर्नमेंट कराएं, एफआई आपके नीचे कराई फोरेंसिक। हर चीज देखें, अभी और भी बड़ी कुछ चीजें मंजरे आम पर आएंगी मलिक साहब, और भी आनी है। मैं कहता हूं आप किसकी आनी है? इससे तबाह कौन आएंगी चीजें मंजरे आम पर, ये मैं आपको बता दूं। किसकी? जिसकी भी आएंगी, पहले नाम बताइए। ये आपको आप आबिद शेर अली साहब, अभी आपने कहा रोजों में सच बोलना चाहिए, बताएं आप किसकी ऑडियो आनी है? बता रहा हूं कि आने वाले चंद दिनों में ऐसी लीक्स होंगी, ये परेशान होंगे। ब्रेकिंग टिकट चलाइए, आबिद शेर अली कह रहे हैं ऐसी लीक्स आने वाली हैं, बड़ी लीक्स आएंगी, उससे भूचाल आ जाएगा। मैं आपके सामने ही आएगा, भूचाल आ जाएगा। शुएब साहब से पूछूंगा, आप मुझे बताएं, आप चुप करेंगे तो मैं जवाब। मेरा एक सवाल है मलिक साहब, ब्रेक ले रहे, मेरे पे कोई इल्जाम लग गया, कॉल आपके लीडर इमरान खान कहते थे जब इल्जाम लग जाए उस बंदे को बाहर हो जाना चाहिए, ठीक है, मैंने नहीं कहा, आपके लीडर ने कहा चलें आप इसी पर अमल दरामद करने पे इल्जाम लगे हुए हैं, और बाकी जजेस की अपनी मर्जी और मंशा होती है। आइन किसी की मंशा के ऊपर नहीं चलता, आइन जजेस के ऊपर नहीं राय मुसल्लत नहीं कर सकते। मैं कहता हूं लार्जर बेंच की इस्तदा दुरुस्त, सुप्रीम कोर्ट को सुना जाना चाहिए था, लार्जर बेंच बना देना चाहिए था, बेहतर होता, ताकि फैसला मुतवाज़न होता। ब्रेक ले लीजिए, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक ले। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। कहते हैं क्या 14 मई को इंतखाबात हो जाएंगे या हम एक बहुत बड़ी कन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? ये मेरा सवाल है सर, पहले आपसे। पहली बात तो सर मैं आपको बताऊं, 3 सवाल कल पूछे गए जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से भी। सर इस भी आज लास्ट सेगमेंट है, 14 मई को इंतखाबात हो जाएंगे? मैं बिल्कुल होपफुल हूँ, ज़रूर होंगे और ये होने चाहिए। केपी का शेड्यूल क्यों नहीं आया? 14 केपी का शेड्यूल अभी तक वो डेट नहीं आई, और उसके ऊपर आज चूँकि उन डेट किसने देनी है? केपी की? केपी के गवर्नर ने देनी है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डेट कैसे दे दी है? यहाँ इसलिए दे दी कि ये डेट ऑलरेडी फिक्स थी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 30 अप्रैल की। वो 30 अप्रैल वाली डेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल तरीके से इलेक्शन कमीशन ने उसको चेंज कर दी। लेकिन 14 मई की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने कैसे? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर अंडर आर्टिकल 184(3) रेड विद आर्टिकल 187 ये कहता है इलेक्शन का शेड्यूल जारी करने का भी तैयार है टू डू ए कंप्लीट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट हैज
फुल पावर सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर इलेक्शन का पूरा शेड्यूल जारी कर दे, जो उन्होंने जारी किया है। शेड्यूल ऑलरेडी जारी था। नहीं सर, इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। रीशेड्यूल किया। रीशेड्यूल कैसे किया उन्होंने? इसलिए किया कि उनके पास पावर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पावर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्सरसाइज कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी पावर अपनी एक्सरसाइज सर कर केपी की तारीख नहीं दे सकते कि वो गवर्नर ने तारीख देनी है, पंजाब की तारीख दे सकते हैं क्योंकि वहां पे आज केस लगा के उनकी मर्जी थी। शेड्यूल जो है वो दिया था इलेक्शन कमीशन ने, उसको रीशेड्यूल कर दिया। ये कैसे हो सकता है सर? मुझे ये बताएं, कासिम सूरी वाली जजमेंट के रूलिंग के खिलाफ जब फैसला दिया, डेट भी फिक्स की, दिन भी फिक्स किया, टाइम भी फिक्स किया। उन्होंने कहा कि अगर इस टाइम तक ना हुआ, रात के 12 बजे कोर्ट भी खोली, उन्होंने कहा कि हमने रात 12 बजे के बाद एग्जीक्यूट कराना है। सर ये कोई कंपैरिजन नहीं है। वो आर्टिकल 5 लगाया बैठा हुआ था, वो तो आर्टिकल 5 क्या था? वो तो जिसने लगाया हुआ था, गैर आईनी काम किया था, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी थी। वो भी गलत था। आज ये जो इनका आइन तोड़ा था ना कासिम सूरी ने, क्या काम किया उसके? मुझे ये बताइए कि आज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट डिक्लेयर किया। सर केपी की आज तारीख क्यों नहीं दी? आज पंजाब की तारीख क्यों दी? केपी के गवर्नर के बारे में 1 मार्च को ऑलरेडी ऑर्डर लिखा हुआ है, पैराग्राफ 13 पढ़ें। आज के ऑर्डर में है कि नहीं है सर? आज के ऑर्डर में नहीं है। आज के ऑर्डर में सर ये केपी की तारीख मैं बताऊं, एक रीजन थी। वो आपने ऑडियो लीक्स बता दिया, वकील ने विथड्रॉ कर लिया था वकालतनामा अपना। चेतों की असेंबली है जी, वहाँ पे ऑर्डर देना जरूरी नहीं है। नहीं खैर ये बात दुरुस्त नहीं कहना चाहिए पंजाब में, पंजाब लेकिन रूल तो एक जैसा है ना। मेरा सवाल है कि ऑडियो लीक्स के हवाले से जो परवेज इलाही साहब की स्टेटमेंटें हैं, जो उनकी ऑडियो लीक्स हैं कि फलान के बाद लगा दे, फलान फलान है, मलिक साहब, इसके बाद क्या इंसाफ? सर उसकी फोरेंसिक कराएं और केस लाएं। मैं आपका कसूर है, एफआईए से फोरेंसिक साहब क्या इंसाफ रह जाता है? सर फोरेंसिक कराएं। मेरा सवाल फिर आईनी है कि डिलिमिटेशंस होनी है, सेंसस की रिपोर्ट आनी है, फिर शोएब साहब और आइन काम पे खड़ा। सर ये तनाज़ा नहीं, मैं तनाज़े की बात नहीं कर रहा, मैं आपने कानून की बात की है। शोएब साहब देखें, ये आईनी बात की, मैंने आईनी बात की है। एक ऐसी अनार्की की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर आपने अमल नहीं करना। इसमें और आपके सामने कुछ चैलेंजेस हैं, आप मुझे बताएं। वो एक है सेंसस है, के बाद आप मुझे हल्का बंदियां होनी है। हल्के बंदियों पे आप कैसे पुरानी जनरल साहब पेश हुए हैं, एक लफ्ज आपने सुना ही नहीं है। आपने हमारे वकला को सुना ही नहीं है यार। हुकूमत ने, शोएब साहब आप तो एंजॉय कर रहे हैं, आपको तो सुना गया। हुकूमत ने रिसोर्सेज देने, हुकूमत को पार्टी नहीं बनाया। आपने हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं सुना, आपने पीटीआई को। आप मुझे बताएं, एक मिनट ठहरे, जब पनामा केस था, शेर रशीद वहां पे पिटिशनर था, उनको बार बार सबको शामिल करके एक ही केस में डाल दिया। क्या उस वक्त नवाज शरीफ था और इस वक्त इमरान खान था? आप पॉलिटिकल पार्टी को क्यों नहीं सुना? सर शहबाज शरीफ की कुर्बानी दे दें। नहीं, कुर्बानी किसी की नहीं। रोजों का महीना हो सकता है कबूल हो ही जाए, मेरी बात हो सकता है कबूल हो ही जाए। आईनी बात है, रोजों का महीना कुर्बानी दे दें। आईनी बात बचाना है तो दे दें। मलिक साहब आईनी बात कर रहा हूँ, डिलिमिटेशन होनी है, हल्का बंदियों पे नहीं, हल्का बंदियों पे कहां पे? मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं टाइम खत्म हो गया, आप रमजान का महीना शहबाज शरीफ की कुर्बानी दे दें। क्यों दे दें जी? हो सकता है कबूल हो जाए। जंग होगी, आईनी जंग होगी, आईनी जंग होगी। आबिद शेर अली साहब, शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।